बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल से तारिक ख़ान। आज हम फैज़ हमीद साहब के बारे में बात करेंगे जिनको इस वक्त 14 साल की कैद हो चुकी है, और इसके बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हो सकता है आपकी मालूमात में ना हो। लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। जैसे कि फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सज़ा हो चुकी है। एक तरीके से तो फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है वो तो खुश आइंद है, लेकिन क्या ये जुर्म सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था कि सिर्फ उन्हीं को सज़ा हुई और बकिया किरदार जो इतने अरसे से अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। और ये ऐसे वक्त में सज़ा दी गई है कि जिस वक्त 27वीं तरमीम भी पास हो चुकी है और जो कि 1.5 साल से जिसका नामो निशान भी नहीं था, लेकिन इस वक्त उसको पास किया जा चुका है, जिसकी वजह से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर को इस चीज़ से इस्तिस्ना मिल चुकी है। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब इस चीज़ के अंदर मुलव्वस है तो वो अकेले नहीं होंगे। इस वक्त जनरल बाजवा साहब भी इसमें शामिल होंगे और जनरल बाजवा साहब इस वक्त बाहर मुल्क में हैं और वहाँ पर रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। और जनरल बाजवा साहब को इस चीज़ के अंदर से निकाल देना कि जनरल बाजवा साहब का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया था कि ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर इसी चीज़ पे कल अगर DGISPR अहमद शरीफ साहब भी अगर इसी चीज़ के ऊपर जो आज बयान दे रहे हैं और कल अगर फ़ौजी तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे हैं, उनकी बात इस वक्त पूरी फ़ौज की बात तस्लीम की जाती है। लेकिन अगर कल कोई दोबारा ऐसे केसेस बनते हैं कि तो क्या सज़ा सिर्फ अहमद शरीफ साहब को ही होगी या उससे बड़े सरबराहों को भी होगी? क्योंकि अगर सिर्फ DGISPR अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा है तो इदारे की जानिब से कोई तरदीद ना होना भी ये इदारे की तरफ से ही बात करने के ही मुतरादिफ है कि इदारे की तरफ से ही बात की जा रही है। तो सिर्फ सज़ा जो है सिर्फ DGISPR को ही क्यों, जो इसके अंदर और अनासर मुलव्वस हैं उनको सज़ा के बारे में कोई बात नहीं की जाती कि इसके अंदर और कौन कौन मुलव्वस है। अगर जनरल बाजवा साहब को देखा जाए तो जिस वक्त इमरान साहब को लेकर आने वाले भी तो वो भी थे, जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर धरने के दौरान कार के अंदर जनरल बाजवा के साथ देखे गए थे और उन्हीं के दौरान पूरी हुकूमत में जनरल बाजवा के साथ ही उनके रवाबित थे। और इस वक्त ऐसे वक्त में सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब को ही इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया है। ठीक है, अगर उन्होंने इस किस्म के जो जराइम किए हैं उनको सज़ा देना बिल्कुल सही है, लेकिन उनके साथ जो और अनासर मुलव्वस हैं उनको भी सज़ा देनी चाहिए। बेशक उसके अंदर अगर बाजवा साहब भी हैं, लेकिन बाजवा साहब को तो उन्होंने इस वक्त 27वीं तरमीम के तहत बरी ज़िम्मा करार दे दिया क्योंकि 27वीं तरमीम के तहत सदर और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी ऐसा काम करेंगे तो वो उससे बरी ज़िम्मा है। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अहमद शरीफ के बारे में कोई कदम उठाते हैं और अहमद शरीफ नहीं मानते तो वो फ़ौज से बगावत तस्लीम की जाएगी। और अगर अहमद शरीफ साहब अमल करते हैं तो कल वो इसके अकेले ही ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए इस बारे में जो सज़ा हो तो वो सबको हो ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। जैसा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इस वक्त 9 मई का केस चलाए जाने की बात हो रही है। अगर 9 मई के वाक़यात चलाए जाते हैं तो क्या उसके अंदर सिर्फ इमरान खान ही ज़िम्मेदार हैं या अगर फैज़ हमीद साहब भी ज़िम्मेदार हैं? तो अगर उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जाता है तो इस चीज़ से साबित होता है कि वो भी इसमें मुलव्वस थे। जिसने जुर्म किया होता है वादा माफ़ गवाह बनने से इससे बरी ज़िम्मा हो जाता है। अगर हम अयूब खान की हुकूमत से देखें, अयूब खान ने भी एक वक्त में मार्शल लॉ लगाया था और जिसके बाद उन्होंने बाकायदा 1965 की जंग भी जीती थी। लेकिन एक वक्त आया जब इसी अवाम ने उनको हुकूमत से बाहर खड़ा किया और उसके बाद याह्या खान आए और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस वक्त इलेक्शन हार चुके थे और मुजीब बांग्लादेश वाले जीत चुके थे, लेकिन इतने अक्सरियत के बावजूद भी जब उनको ना बिठाया गया तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बाद में उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी दी गई। उसके बाद बाकायदा ज़ियाउल हक़ आए, उसके बाद बाकायदा इस तरह हुकूमतें चेंज होती रही और इसी तरह इदारे का एक अमल दरामद हमेशा हुकूमत में रहा है
और इसे सब पाकिस्तान में ही, तमाम दुनिया में ही ऐसा होता है, जिसमें बेशक अमेरिका हो, इंडिया हो, जिसको हम बहुत जमहूरियत कहते हैं, लेकिन वहाँ भी हुकूमत के अंदर इदारों का अमल दखल लाजमी होता है। इसी तरह 1999 में जैसा मुशर्रफ साहब ने हुकूमत पर कब्ज़ा किया था और नवाज शरीफ को बाहर किया था, और 2007 तक उनकी बाकायदा हुकूमत रही, लेकिन उनको इसके मामलात में कई ऐसी चीज़ें थी जिनमें जराइम का इर्तिकाब था, लेकिन उनको सज़ा न हुई। सब एक वक्त में ऐसा वक्त आया जब उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत सज़ा सुनाई गई, तो हमारे इन्हीं लोगों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की 40 साल खिदमत की है, और जिसकी वजह से उनके केस को वापस लिया गया, उनको यहाँ से लंदन वापस भेज दिया गया। उसके बाद परवेज़ कियानी साहब भी आए, उसके बाद जितने भी जनरल आए, आज तक हर इदारे के एक बड़े सरबराह का हुकूमत में अमल दखल लाजमी होता है। तो अगर सिर्फ सज़ा DGI-SPR को ही है, तो क्या इस वक्त DGI-SPR ही तमाम इदारे को संभाल रहा है? क्या मुकम्मल इदारे के अख्तियारात उसी के पास हैं, जो सज़ा सिर्फ उसी को दी जाती है, लेकिन उससे ऊपर के जो तबका है उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती? और अगर बयानात देखे जाएँ तो एक वक्त में मरीम नवाज़ साहब ने भी कहा था कि डरते हैं एक लड़की से बूटों वाले, और इस तरह के कई ऐसे, और नवाज शरीफ ने भी कई इदारे के सरबराहों का नाम लिया था कि इन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल तान ली थी, और ऐसी चीज़ें नवाज शरीफ साहब की भी इस वक्त ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। अगर इस वक्त उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा, लेकिन एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर अगर एहतसाब का अमल करना ही बेशक इमरान खान साहब को सज़ा दें, और उन्होंने 9 मई का अमल किया है तो उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर फैज़ हमीद साहब जिम्मेदार है तो उनको भी सज़ा मिलनी, जो किरदार इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये इंसाफ के तकाजे तमाम के ऊपर होने चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर। इससे इंसाफ का अमल मुतासिर होगा। इस तरह जो बाहर बैठकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जैसे आदिल राजा साहब को सज़ा हुई है, लेकिन सिर्फ पैसे की हद तक कि उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो इस आदिल राजा साहब को पाकिस्तान के हवाले करते हैं तो कल अगर वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आप को गैर साहब महसूस करेंगे, और वो लोग इन लोगों की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जितने पाकिस्तानी जराइम का इर्तिकाब करते हैं या कोई भी किसी किस्म का मसाइला पेश करते हैं, तो वो वहाँ जाकर पनाह ले लेते हैं, और वो लोग पाकिस्तान को, इन लोगों को वापस नहीं किया जाता, सिर्फ जुर्माने किए जाते हैं। क्योंकि अगर ये लोग इनको वापस करेंगे तो ऐसे वक्त में जो लोग यहाँ पर से अपना पैसा तमाम लोग वहाँ लेकर चले जाते हैं, तो वो वहाँ जाकर रहना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से उनके ख़जाने को नुकसान का अंदेशा है, जिसकी वजह से वो इन लोगों को वापस तो नहीं कर देते, सिर्फ जुर्माने की हद तक ही रखते हैं, और जुर्माना करके उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अगर फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो हो सकता है कि इनको इसके अंदर गद्दारी का मुर्तकिब पाया जाए, और इसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ाए मौत भी हो सकती है, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मसाइल पेश आ सकते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब भी इस वक्त जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला के चक्कर लगा रहे हैं, वो इस वक्त मिलने में ही कामयाब नहीं हुए, तो वो उनको रिहा क्या करवाएंगे? उल्टा अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए ही मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए सुहेल आफरीदी साहब को भी चाहिए कि ऐसा रास्ता अपनाएं जिनसे उनके लीडर के लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और पाकिस्तान के अंदर इंतशार भी ना बने, और अपने मुल्क के लिए भी सोचें, और कोई और हुकूमत को भी चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अमन भी हो, और बैरूनी ताकतों से निमटने के लिए हम लोगों का आपस में मुत्तहिद होना ज़रूरी है। जैसा कि मरीम नवाज़ सूबे में बाकायदा तरक्याती काम अपने पंजाब के अंदर करवा रही हैं, और वफाकी सतह पर भी वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। इसी तरह अगर हुकूमत चाहे तो तमाम पाकिस्तान के अंदर अगर तरक्याती काम करवाए जाएँ, जैसे KP के हुआ, बलूचिस्तान है, अगर इनके अंदर वफाकी सतह पर भी तरक्याती काम हो और यहाँ पर भी वफाक अपना अमल दखल करे, तो इससे हुकूमत की प्रोग्रेस बेहतर होगी और लोगों का इनके ऊपर एतमाद बढ़ेगा। अगर सूबाई हुकूमत के तर्ज पर देखा जाए तो इस वक्त के में इतने तरक्याती काम नहीं हो पा रहे, जैसे कि एक वक्त में इमरान खान साहब के वक्त में
हुए सूबाई हुकूमत, जब इमरान खान साहब के सूबाई हुकूमत थी तब वो हुआ करते थे, लेकिन जब उनकी वफाकी हुकूमत आई उसके बाद से यहाँ पर सूबाई काम होना बंद हुए और अभी तक तअत्तुल का शिकार हैं। अगर हुकूमत चाहे तो यहाँ पर भी अगर अपना दोबारा से अमल दखल करे। इसी तरह केपी के अंदर केपीके में अब भी 16 घंटे की, सर्दियों के माहौल में भी 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके अंदर सूबाई हुकूमत नाकाम नज़र आती है। जो इन्होंने कहा था कि हमने 100 डैम बनाए हैं, हमें तो इस वक्त कोई डैम नज़र नहीं आ रहे और बाकायदा हर मुकम्मल लोड शेडिंग हो रही है। जो बिल भरने वाले हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा यूनिट डाले जा रहे हैं और जो चोर हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा। सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, बाद में उनसे जुर्माने लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई उसके लिए सज़ा नहीं है। और जो साल से चोरी करते हैं उन्हें चंद हज़ार रुपया लेकर तो छोड़ दिया जाता है और जो उसका सारा जोर जो है वो आम जो बिल भरने वाले हैं उन पर डाल दिया जाता है। इसलिए अगर सूबाई हुकूमत इस चीज़ को देखे और सूबाई हुकूमत इनके ऊपर हाथ डाले और इन चोरों को पकड़े तो आवाम में इनका एतमाद बढ़ेगा। और अगर दूसरी तरफ से अगर हुकूमत बिजली के बिलों को अंदर से देखें और इनकी जो तस्वीर आती हैं उसको देखें और इसके अंदर यूनिट्स को देखा जाए कि इसके अंदर यूनिट कितने लिखे हुए हैं और इसका इनसे पूछ कुछ की जाए कि ये एक्स्ट्रा यूनिट क्यों डाले जा रहे हैं, आप बिजली चोरों को क्यों नहीं पकड़ते, तो इससे वापदा का महकमा भी बेहतर होगा और लोगों का हुकूमत के ऊपर भी एतमाद बढ़ेगा। तो अगर हम वापस अपने फैज़ हमीद साहब वाली बात की तरफ चलते हैं कि फैज़ हमीद को सज़ा देना तो खुश आइन है, और अगर इसी तरीके से जितने भी इसके अंदर शामिल लोग हैं अगर उनको भी सज़ाएं दे दी जाए और आने वाले दिनों में इंसाफ का अमल कायम हो जाए तो यहाँ पर दोबारा इंशाल्लाह अमन आ सकता है। और बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।